हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। आपने अपने सीएम में इंटर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और सीएम में फाइनल के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लास्ट चैप्टर में आपने कवर किया था कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में हमें कब हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब आपको ये दिखता है कि उसमें आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। पर लेकिन जरूरी तो नहीं जो एनपीवी आपने सोचा वो एनपीवी अचीव हो जाए। उस एनपीवी को अचीव करने के लिए रिस्क भी तो हो सकता है। आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप अपना पैसा किसी सेफ जगह ना लगा के उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो रिस्क हो सकता है उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है। एनपीवी उसकी पॉजिटिव है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, पर लेकिन उसमें ये भी एनालिसिस करना जरूरी है कि उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है अगर हम उसे एक्सेप्ट करें। एनपीवी पॉजिटिव है कोई बात नहीं है, पर लेकिन रिस्क भी उसमें देखना पड़ेगा, रिस्क कितना उसमें एसोसिएटेड है। तो रिस्क देखने के लिए हम करेंगे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, और ये सीएमए फाइनल के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं रिस्क एनालिसिस कैपिटल बस्टिंग में। पॉइंट टू पॉइंट हम सिर्फ बात करेंगे, ये देखेंगे कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स कवर कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है आप कितनी करते हो, ठीक है। पहला हमें निकालना पड़ता है इसमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग में पहले हमें निकालना पड़ता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये सभी क्या अभी समझेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है निकालनी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। सेकंड है हमारे पास सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आप ये कहेंगे कि जो पीछे कैपिटल बस्टिंग की है ना उससे भी इजी है ये। और थर्ड हमारे पास जो आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो स्टैटिस्टिक्स आ गई। देखने में लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स है, पर स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसमें क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कैसे सोल्व होगा ये। तो मैं मान के तो इसका जो रेट आएगा वो रेट आएगा रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में क्या होता है कि एक बात बताओ मेरे को, अगर आप अपना पैसा प्रोजेक्ट में ना लगा के कहीं एफडी कर देते या किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा देते तो उस पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता। उस पर तो कोई रिस्क नहीं था, पैसा आपने लगाया, आपको पता है 100% वापस मिलेगा। तो वो पैसा आप वहां नहीं लगा पाए, आपने इस प्रोजेक्ट में लगाया, तो एक तो वो रिस्क फ्री रेट ये आप वहां से कमा सकते हैं, अब नहीं कमाएंगे, ठीक है, ये आपका कॉस्ट बनेगा। प्लस रिस्क प्रीमियम, अब आपने ये पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया तो इस प्रोजेक्ट में लगाने की वजह से कितना रिस्क और है। देखो मान के चलो आप जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगाते हो तो 10% की रेट से कमाते हैं, तो 10% अब नहीं कमा पाओगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, तो एक तो 10% आपका कॉस्ट हो गया। प्लस मान के चलो कि 5% का रिस्क और है, कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 5% और हम रिस्क लेके चलते हैं कि 5% से ये जो है हमारा जो रिटर्न और आ सकता था वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की वजह से नहीं आ पाया, या फिर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो 5% और ज्यादा चांस है कि वो पैसा डूब सकता है, या कुछ भी ऐसा कि रिस्क है। तो ये हो गया रिस्क प्रीमियम, मतलब एडिशनल रिस्क कितना है, तो ये रेट निकलेगा रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हम करेंगे, पहले हम इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, आप सब अभी समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। वेट अ सेकंड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही चूज किया जा सकता है। प्रोजेक्ट पी है, प्रोजेक्ट क्यू है।
विच रिक्वायर कैश आउटले ऑफ 5 लाख और 7 लाख, मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो 5 लाख और 7 लाख है। करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 5%। अगर हम ये पैसा 5 लाख और 7 लाख इस प्रोजेक्ट में ना लगाते, तो हम अगर इसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगाते तो हमें 5% का रिस्क मिल जाता, वो 5% का रिटर्न मिल जाता। इसका मतलब ये रिस्क फ्री रिटर्न है। सीधा सीधा हम ये पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगाते, बिना किसी रिस्क के 5% कमाते। ओके, विच में भी कंसिडर रिस्क फ्री रेट, जिसे आप रिस्क फ्री रेट कंसिडर कर लेना। रिस्क प्रीमियम इज 3%। क्वेश्चन ने हमें खुद ही दे दिया रिस्क प्रीमियम 3% है, मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से एडिशनल जो रिस्क है वो 3% है। 5% तो हम जो है इस गवर्नमेंट के जो है बॉन्ड में पैसा लगा सकते थे, वो लगा नहीं पाए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो उस वजह से 5% तो सीधा गया, और 3% एडिशनल रिस्क है इस प्रोजेक्ट को लेने में। और जो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जो है वो एज फॉलोज, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल जो कैश फ्लो आएगा वो 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, और कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट क्यों आएगा 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। ये इनफ्लोज हैं, ये इनफ्लोज हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट हम चूज करें। ठीक है, पहले हमें निकालना पड़ेगा किस रेट पे हमें डिस्काउंट, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी निकालनी है इसमें। तो एनपीवी निकालने के लिए हमें सिर्फ डिस्काउंट रेट चाहिए, तो डिस्काउंट रेट हमें निकालना पड़ेगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, क्योंकि इसमें रिस्क दो दो दिए हुए हैं, एक 5% का और एक 3% का है। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। ये हमारी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 दी हुई है। हमें फर्स्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। हमें अपना पहले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालना पड़ेगा। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या था, रिस्क रिस्क फ्री रिटर्न। हम रिस्क फ्री रिटर्न कितना कमा सकते हैं, प्लस हमारे पास था रिस्क रिस्क प्रीमियम। तो हमारे पास आएगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रिस्क फ्री रिटर्न। क्वेश्चन में दिया होता कि गवर्नमेंट के बॉन्ड में अगर हम पैसा लगाए तो 5% की रेट से कमा सकते हैं, 5% वो हो गया रिस्क फ्री रिटर्न। और क्वेश्चन ने कहा था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, इन प्रोजेक्ट्स में जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे इनमें पैसा लगाए तो 3% का रिस्क प्रीमियम है, मतलब 3% का एडिशनल रिस्क है। तो 3% का ये, तो हम बोलेंगे कि टोटल जो है वो आपका 8% का रिस्क है। ठीक है, टोटल 8% का। 5% तो हम गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा नहीं लगा पाए, उसकी वजह से 5% का रिस्क, कि वो 5% अब नहीं आएगा क्योंकि हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, और 3% का एडिशनल रिस्क है प्रोजेक्ट में, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए मिलेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल रेट निकालना, फॉर्मूला भी लर्न कर लोगे तो भी चलेगा। तो 8% आपका निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको 8% पे हम इस पूरे क्वेश्चन को जो इनफ्लोज है उनको 8% पे डिस्काउंट करेंगे, आउटफ्लो माइनस करके, और एनपीवी निकाल लेंगे। जिसकी एनपीवी हाइयर होगी वो प्रोजेक्ट हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। हम यहां दिखाएंगे ईयर, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पी, एंड हमारे पास प्रोजेक्ट क्यू। तो ईयर 0, मतलब ईयर के बिगिनिंग में कितना लग रहा है प्रोजेक्ट पी में, प्रोजेक्ट पी में लग रहा है 5 लाख रुपीज। सॉरी, अभी हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इनफ्लोस, इनफ्लोस पीवी फैक्टर इधर भी हम ऐसे लिखेंगे इनफ्लो पीवी फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू।
प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे ईयर 0, 1, 2, 3। कितने सालों का प्रोजेक्ट है ये? 3 ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख रुपए इसमें आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा तो आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो को हम लिखते हैं नेगेटिव, और इसका पीवी फैक्टर 1 ही आएगा क्योंकि साल के बिगिनिंग में है तो इसका पीवी फैक्टर 1 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट जो क्यू है वो आएगा 7 लाख रुपीज़। इसमें 7 लाख का कैश आउटफ्लो है और पहले साल के बिगिनिंग में ही है तो 7 लाख का आउटफ्लो। उसके बाद यहाँ लिखा है कि पहले साल के एंड में 2 लाख का इनफ्लो आएगा, 3 लाख का इनफ्लो आएगा और 4 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा। और इधर प्रोजेक्ट क्यू में 3 लाख का इनफ्लो आएगा, 4 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा और 5 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा। और हमें चाहिए पीवी फैक्टर, और रेट है हमारा पीवी फैक्टर के लिए 8%। तो 8% पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाई 108 तो 0.926 और इधर भी आएगा 0.926। और जब हम इसे सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे 100 डिवाइड बाई 108 सेकेंड ईयर के लिए आएगा 0.857 थर्ड ईयर के लिए आएगा 0.794 एंड 0.794। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 लाख इंटू 0.926 1,85,200 1,85,200 और उधर निकाल लेते हैं 3 लाख रुपीज़ की 0.926 तो ये आएगा 277,800। अब हम निकालें अगर ईयर 2 की तो 3 लाख इंटू में 0.857 257,100 और अगर हम 4 लाख के निकालें तो 4 लाख इंटू में 0.857 ये हमारे पास आएगा 3,42,800। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर की ओर निकालें तो 4 लाख इंटू 0.794 317,600 और उधर 5 लाख रुपीज़ की निकालें तो 0.794 3,97,000। अब हम निकाल लेते हैं दोनों साइड की एनपीवी तो हम निकालें 185,200 प्लस 2,57,100 प्लस 3,17,600 और इसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख रुपीज़ तो आएगा 259,900। और अगर उधर की बात करें प्रोजेक्ट क्यू की तो 277,800 प्लस 3,42,800 प्लस 3,97,000 यह आएगा 10,17,600 और इसमें से माइनस करेंगे 7 लाख तो यह आएगा 3,17,600। तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? प्रोजेक्ट क्यू चूज करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं था, यही था बस, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। जो आपका रिस्क फ्री रेट है उसमें हम जो एडिशनल रिस्क है उसको जोड़ देंगे और जो टोटल रेट आएगा उस पर हम इसको डिस्काउंट कर देंगे। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, अब हम बात करें हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में क्या होता है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमारे पास जो टोटल इनफ्लो है उसमें होगा सर्टेन इनफ्लो प्लस अनसर्टेन इनफ्लोज। मतलब जो हमारा टोटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हर साल इनफ्लो आने वाला है उसमें कुछ कैश फ्लो तो सर्टेन होगा, जैसे 10,000 रुपये, हमें उसमें से पता है 7,000 रुपये तो आने हैं और 3,000 रुपये अनसर्टेन है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इसमें जो
टोटल जो कैश फ्लो है उसमें से अनसर्टेन पोर्शन को हटा देंगे। देखो, टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू ओनली सर्टेन कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला है हमारा टोटल कैश फ्लो। जो इसका फॉर्मूला बताऊं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का, तो टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू ओनली सर्टेन कैश इनफ्लो। सर्टेन जो हमें पता है कि पक्का पक्का आएगा, सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे। जो हमें पता है नहीं आने वाला कैश फ्लो या फिर आ सकता है नहीं आ सकता, कोई पक्का नहीं है, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ सर्टेनिटी को देख के चलेंगे। और जहां यहां पे जब हम डिस्काउंट रेट लेंगे, तो डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू ओनली रिस्क फ्री रेट। जब हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में डिस्काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ जो रेट है वो रिस्क फ्री रेट लेंगे, क्योंकि जो आपका टोटल कैश फ्लो है उसमें सर्टेन भी है और अनसर्टेन भी है। इधर देखो, इनफ्लो में सर्टेन और अनसर्टेन। जब हमने अनसर्टेन को हटा दिया तो इस एक तरह से कह सकते हो अपने हमने रिस्क प्रीमियम हटा दिया ये वाला। और सर्टेन इनफ्लो का मतलब है कि हमें पता है इतना तो आएगा ही आएगा, तो सिर्फ हम इसमें रिस्क फ्री रेट लगाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लगाएंगे। अगर लर्न करना चाहो तो लर्न कर लो, क्वेश्चन देखोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा कि टोटल कैश फ्लो जो हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में लेंगे, जितना कैश सर्टेन है आने वाला है सिर्फ वही लेंगे, अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देंगे। और डिस्काउंट रेट यहाँ पे जो रिस्क फ्री है सिर्फ वही लेंगे, रिस्क प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पी एंड क्यू। हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पी और प्रोजेक्ट क्यू। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। विच रिक्वायर कैश आउटफ्लो ऑफ 5 लाख और 7 लाख। 5 लाख और 7 लाख रुपए इन पे इनिशियल कैश आउटफ्लो लगने वाला है। जो करंट यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे है वो 5% है, जिसे आप रिस्क फ्री रेट मान सकते हो। रिस्क प्रीमियम 3% का है। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आर एज फॉलो। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये आपके टोटल कैश फ्लो 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख टोटल कैश इनफ्लो है। और 90% चांस है कि 2 लाख रुपए आएंगे, 80% चांस है कि 3 लाख आएंगे, 70% चांस है कि 4 लाख आएंगे। मतलब सर्टेनिटी का मतलब है कि 90% तो पता है हमें आएंगे ही आएंगे, सॉरी चांस नहीं है, सर्टेनिटी है। आप ये मान के चलो 90% इसका आएगा, 10% अनसर्टेन है। 10% क्या पता आ भी जाए, क्या पता नहीं भी आए, ठीक है। और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो सर्टेन पोर्शन है वो लेंगे, अनसर्टेन को इग्नोर मार देंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, ठीक है। और इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज यूज्ड, विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेज्ड विद अ हायर रेट एंड बाय। बताओ कौन सा, अगर हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लें तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रेज्ड है विद अ हायर रेट, ये अभी देखेंगे। अभी हम पहले निकालते हैं कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और हम यूज कर रहे हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को। देखो अब कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग सर्टेनिटी अप्रोच। हम हमारे सर्टेनिटी अप्रोच को यूज करते हुए एनपीवी निकालेंगे, ओके। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो। हमें पहले निकालना पड़ेगा कितना कैश इनफ्लो जो है वो सर्टेन है, इतना तो पता है हमें कि आएगा ही आएगा, ठीक है। ईयर प्रोजेक्ट पी, देन प्रोजेक्ट क्यू,
कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, और इसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना है, कितना परसेंट सर्टेन है। तो मैं इसे बोल देता हूँ सर्टेन इनफ्लो। इधर भी हम लिख देते हैं कैश इनफ्लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, एंड हम इसे बोल देते हैं अब सर्टेन इनफ्लो। हमें कितना परसेंट है कि कितना पता है कि कितना इनफ्लो 100% आ जाएगा। तो ईयर 1, 2 और 3। अगर हम बात करें सर्टेन कैश इनफ्लो की, तो इसमें दिया हुआ है 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। और सर्टेन इक्विवेलेंट दिया हुआ है कि 90, 80 और 70। और उधर दिया हुआ है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट यहाँ दिया हुआ है 80, 70 और 60। 80, 70 एंड 60। अब हमें निकालना है यहाँ पे सर्टेन कैश इनफ्लो कितना आएगा। 2 लाख का 90%, 1,80,000 एंड 3 लाख रुपीज इंटू 0.80, 2,40,000। 4 लाख रुपीज इंटू 0.70, 280। ईयर 1 के एंड में हमें पता है कि इसमें 100% आना है। जो 20,000 रुपये नहीं आए वो अनसर्टेन, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में जो हमारे पास सर्टेन है, जो आ सकता है वही लेंगे। ये इतना सर्टेन है। अब इधर हम निकालें 3 लाख इंटू 0.80, 2,40,000। 4 लाख इंटू 0.70, 280। 5 लाख इंटू 0.60, 3 लाख। ये निकाल लिया हमने सर्टेन कैश इनफ्लो कितना आने वाला है। हमें पता है प्रोजेक्ट पी में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल ये 100% आएगा, और बाकी जो नहीं आएगा वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई पक्का नहीं, वो अनसर्टेन है। और प्रोजेक्ट क्यू में इतना परसेंट, ये इतना कैश इनफ्लो आएगा ही आएगा, बाकी बचा हुआ आएगा नहीं आएगा वो पक्का नहीं है। और हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में सिर्फ जितना आ सकता है उतना लेना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे ईयर प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पी, प्रोजेक्ट क्यू। हम यहाँ लेंगे ईयर 0, 1, 2 और 3। सॉरी, यहाँ पे एक कॉलम और हमें बनाना पड़ेगा। इनफ्लोस पीवी फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2 और 3। हमारे साल के इसके स्टार्टिंग में इसमें 5 लाख रुपए लगने वाले हैं, और इसका पीवी फैक्टर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 लाख नेगेटिव। और इसमें 7 लाख रुपीज लगने वाले हैं, 7 लाख पे 1, तो ये आएगा 7 लाख का ही आउटफ्लो। साल के पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में कितना सर्टेन है कि आएगा, ये तो हमें पता था सर्टेन है, ये तो सर्टेन है, इतना तो लगना ही लगना है। क्योंकि अभी आप खड़े होकर सोच रहे हो प्रोजेक्ट आपको अभी लेना है, अभी तो आपको पता है ये 5 लाख और 7 लाख लगने हैं, तो ये तो सर्टेन है। और ये वाले हमने सर्टेन निकाले थे कितना आने वाला है, 180, 240, 280, 180,
240 एंड 280, एंड उधर हमारे पास था 240, 280 और 3 लाख। वेट ए सेकेंड, yeah, that's fine. 240, 280 and 3 lakh. 240 का इनफ्लो था जो सर्टेन था, 240, 280 एंड 3 लाख। अब हमें डिस्काउंट करना है इसे। डिस्काउंट किस रेट पे करेंगे, किस रेट का फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन में दो रेट दिए हैं। एक तो दिया है कि जो रिस्क फ्री रेट है गवर्नमेंट बॉन्ड में वो 5% है, एडिशनल रिस्क 3% है। ठीक है, रिस्क प्रीमियम 3% है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे रेट है वो 5% और जो रिस्क प्रीमियम वो 3%। अब 5% पे डिस्काउंट करें, 3% पे करें, 8% पे करें, बताओ किस रेट पे डिस्काउंट करें। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का तो हम इसे डिस्काउंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रेट पे। यहाँ पे 5 और 8 मत कर दीजिएगा, 5 प्लस 3 8 मत कर दीजिएगा, सिर्फ 5% पे इसको डिस्काउंट करना है क्योंकि ये रिस्क फ्री रेट है 5% का। तो 100 डिवाइड बाई 105, 0.952 and 0.952, 100 divided by 105, 0.907, 0.907 और थर्ड ईयर के लिए 0.864, 0.864। अब हम इसे डिस्काउंट करते हैं 1,80,000 इंटू 0.952, 171,360, 171,360 और 240 इंटू 0.952, यह आएगा 2,28,480। 240 इंटू 0.907, 2,17,680 एंड उधर 2,80,000 इंटू 0.907, 2,53,960, 280 इंटू 0.864 इंटू 0.864, ये आंसर आएगा 241,920 और इधर 3 लाख इंटू 0.864, ये आएगा 259,200। अब हम निकाल लेते हैं एनपीवी। तो हम इसके निकाले तो 171,360 प्लस 217,680 प्लस 241,920, इसमें से माइनस करेंगे 5 लाख, 139,60 एंड इधर बात करें तो अब 228,480 प्लस 253,960, 259,200, इसमें से माइनस करेंगे 7 लाख, 41,640। कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट पी। प्रोजेक्ट पी की एनपीवी ज्यादा है अगर हम सर्टेनिटी को देखते हुए चलें तो। देखिए 1,30,960, 41,640 अगर हम सर्टेनिटी को देखते हुए चलें।
इसमें कुछ 2 पॉइंट्स और आगे लिखे हैं, पहले उनको देख लीजिए। विच प्रोजेक्ट शुड वी एक्सेप्ट, कौन सा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें। हमने कहा प्रोजेक्ट पी एक्सेप्ट कर लो क्योंकि इसकी एनपीवी इससे ज़्यादा है, ठीक है। विच प्रोजेक्ट इज रिस्कियर एंड वाई, कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर है। यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी देखते हैं कौन सा रिस्कियर है। देखो यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा प्रोजेक्ट इनमें से रिस्की है, इनमें से प्रोजेक्ट क्यों रिस्की है। पहली बात तो उसका एनपीवी भी कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसमें एनपीवी कम है तो प्रोजेक्ट क्यू जो है वो रिस्की प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट पी जो है वो कम रिस्की प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब हमने बात की कि कौन सा प्रोजेक्ट इनमें से रिस्की है। वेट सेकंड, वेट सेकंड। देखिए हमने बात की इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है। देखिए हमने कहा कि प्रोजेक्ट क्यू रिस्की है क्योंकि इसका एनपीवी कम है, पर हमारे पास दूसरा एक और भी रास्ता है। ये देखो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्यू ज़्यादा रिस्की है। दूसरा रीज़न है, पता है क्यों। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले साल जो है प्रोजेक्ट पी में 90% चांस है कि ये पैसा आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 80% चांस है। इसमें 80% चांस है तो इसमें 70% चांस है, इसमें 70 है तो इसमें 60 है। इसका मतलब जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है प्रोजेक्ट पी के कंपैरिजन में प्रोजेक्ट क्यू में कम है। तो इसका मतलब इस रीजन की वजह से भी प्रोजेक्ट क्यू जो है ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो आने के चांसेस जो 100% आने के चांसेस हैं वो इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है। अगर प्रोजेक्ट पी में सर्टेनिटी ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट पी कम रिस्की है, और प्रोजेक्ट क्यू में सर्टेनिटी बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में कम है, इसके कंपैरिजन में कम है, तो प्रोजेक्ट क्यू रिस्की है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको लिखना कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है, तो आप दोनों बात बताएंगे कि एनपीवी के हिसाब से तो प्रोजेक्ट क्यू रिस्की है, और अगर हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को देखें तो भी प्रोजेक्ट क्यू रिस्की है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्यू में प्रोजेक्ट पी के कंपैरिजन में कम चांसेस है पैसे आने के। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 80% चांस है कि पैसा आएगा। अच्छा, विच प्रोजेक्ट इज रिस्की, ठीक है। इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज यूज, विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेज्ड विद अ हायर रेट। एक ये पूछ रहा है कि अगर हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लगाएं तो कौन सा प्रोजेक्ट पे आप जो है हायर रिस्क लगाएंगे, हायर रेट लगाएंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों में रिस्क किस में ज्यादा है। प्रोजेक्ट क्यू में ज्यादा रिस्क है तो इसके ऊपर हम रिस्क प्रीमियम ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि इस पे हम रिस्क उठा रहे हैं, इसमें पैसे आने के चांसेस कम हैं। इसके कंपैरिजन में 80% चांस है कि आएगा और इसमें 90% आएगा। तो अगर हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लगाएं तो कौन सा प्रोजेक्ट पे ज्यादा रेट आएगा, तो प्रोजेक्ट क्यू पे ज्यादा रेट आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट क्यू में रिस्क ज्यादा है। और रिस्क एडजस्टेड में क्या होता है, हम उसमें रिस्क ही तो एडजस्ट कर रहे हैं रेट में, जिसमें ज्यादा रिस्क होगा उसमें ज्यादा रेट आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ज्यादा रेट लगाना है तो किस पे लगाएं, प्रोजेक्ट क्यू पे लगाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट क्यू में रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। बस सिर्फ हमें सर्टेनिटी देखनी होती है, कितना सर्टेनिटी आने वाला है पैसा, और उसी को हमें डिस्काउंट करना है, और हमारा जो रेट होगा वो रिस्क फ्री रेट लेंगे सिर्फ। ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, ठीक है। अब हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो कि मुझे एग्जाम पर्पस के लिए तो नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, पर आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है तो वो कवर करेंगे। देखिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमने देख लिया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, और मैं इधर एक पॉइंट और जोड़ देता हूं, सेंसिटिविटी एनालिसिस।
सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है, हमारे पास अलग अलग तरीके के फैक्टर हैं, जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट की लाइफ, डिस्काउंट का रेट, प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो, ये 4 चीज़ें हमें दी हैं। हमें इन 4 चीज़ों में इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि हमारा एनपीवी 0 हो जाए। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि कितना परसेंट हम हमारे जो अभी प्रेजेंट जो वैल्यू दी है उसमें कितना परसेंट ऊपर या नीचे कर सकते हैं ताकि हमारा एनपीवी 0 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, सीएमए फाइनल के। इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज अ कॉस्ट ऑफ 12,000, इनिशियल कैश आउटफ्लो 12,000 का है और लाइफ जो है वो है 4 इयर्स प्रोजेक्ट की। एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है 4,500, हर साल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो है 4,500 आता है। डिस्काउंट रेट जो है 14% है। परफॉर्म करो सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, with respect to discount rate, with respect to cash flow and with respect to payback period। नहीं सॉरी, एक तो इन्वेस्टमेंट मांगी है आपसे, एक इसने मांगा आपसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मतलब टाइम, लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ, एनुअल कैश आउट कैश, एनुअल कैश आफ्टर टैक्स और डिस्काउंट रेट। ठीक है, कितनी चीजें होगी ये, एक इन्वेस्टमेंट 1 2 3 एंड 4 चीजें हमें बतानी है इसमें। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। इन्वेस्टमेंट 12,000 की है, लाइफ 4 इयर्स है, 4,500 का एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, 14% का डिस्काउंट रेट हमें दिया है। ठीक है, मैं सारी बातें लिख लेता हूं पहले। हम कर रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो है 12,000 की, और हमारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो है 4 इयर्स की। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वो है 4500 रुपये पर एनम। जो हमें रेट दिया है वो दिया है 14% का। और कोई इंफॉर्मेशन, बस यही इंफॉर्मेशन दी है। अब ये बता रहा है, ये पहला पॉइंट पूछ रहा है सेंसिटिविटी बताओ, सेंसिटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। बताओ सेंसिटिविटी कितनी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बस इतना देख लीजिए, सेंसिटिविटी का मतलब है, मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब इनिशियल आउटफ्लो, मैं मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करूं। अभी फिलहाल 12,000 लगा रहा हूं मैं मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करूं कि मेरा जो इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू का और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए, एनपीवी 0 हो जाए। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना देखना है, एनपीवी 0 करने के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है। अब देखिए एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी में 0 चाहिए। जितने भी केस है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट, लाइफ, रेट, जितना भी, सभी में एनपीवी हमें 0 चाहिए। एनपीवी चाहिए 0। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि कैसे हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कितना अमाउंट कर सकते हैं कि एनपीवी 0 आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम निकाल सकते हैं, 4500 रुपये पर ईयर की है, 14% डिस्काउंट रेट दिया है 4 इयर्स के लिए। अगर हम निकालें तो कितना आएगा ये, 100 डिवाइडेड बाई 114, 100 डिवाइडेड बाई 114, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए। टोटल हो जाएगा 2.9137, 2.9137 और माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कितना कैश आउटफ्लो हमें चाहिए ताकि एनपीवी 0 हो जाए।
तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इंटू 4500, यह आ जाएगा 13,111.70, 13,111.71 कर देते हैं इसको हम, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 13,111.71 इज इक्वल टू माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जब हम इसमें से 0 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 13,111.71 इज इक्वल टू माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 13,111.71। इसका मतलब ये है, अब अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर मैं 12,000 रुपये लगाऊं और 4500 के हिसाब से डिस्काउंट रेट करूं, ठीक है, तो मुझे देखा जाए तो अगर मैं इसे डिस्काउंट करूंगा, इसमें से 12,000 रुपये माइनस करूंगा, तो मुझे 1,000 रुपये 1,111.71 का एनपीवी मिलेगा, क्योंकि ये मेरा 4500 और ये 4 सालों के लिए जब मैं इसे डिस्काउंट करूंगा तो ये आएगा, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं इन्वेस्टमेंट जो लगाई तो मेरे को एनपीवी मिल जाएगा। पर मुझे चाहिए एनपीवी 0, तो अगर एनपीवी 0 चाहिए तो इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होना चाहिए। तो मुझे इनफ्लो पता है कितना है, तो आउटफ्लो कितना होना चाहिए, इनफ्लो ये है तो आउटफ्लो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जब हमने सोल्व किया तो ये निकला आउटफ्लो 13,111.71। तो इसका मतलब सेंसिटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे निकलेगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इन रुपीज निकलेगा 13,111.71 माइनस 12,000, ये आएगा 1,101.71। ठीक है, और अगर मैं सेंसिटिविटी इन परसेंटेज की बात करूं तो ये आएगा 1,101.71 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 1,111.71 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 9.26%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 12,000 में सिर्फ और सिर्फ 9.26% और ऐड कर दूं तो मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी। इसका मतलब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13,000 रुपये तक आउटफ्लो करने को तैयार हूं इस इनफ्लो के लिए। अगर मैं 13,000 से ज़्यादा आउटफ्लो करूंगा तो मेरी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये इनडिफरेंस पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा हो तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं ये कैश फ्लो का इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा है कि अगर 13,000 रुपये से इनफ्लो आएगा और 13,000 रुपये आउटफ्लो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, एनपी हो जाएगी 0। अब ये हम डिसीजन मेकिंग में इस तरह यूज करेंगे कि अगर मेरे 13,111 रुपये तक मेरे को इस प्रोजेक्ट में लगाना पड़े तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ, तो इतना मैं लगा सकता हूँ। अगर मेरे को 13,000 से ऊपर मान के चलो 14,000 रुपये लगाना पड़े तो मैं लॉस में हूँ, फिर एनपीवी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं 13,000 से ऊपर बढ़ूंगा एनपीवी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। खर्चा जैसे बढ़ाऊंगा मेरी एनपीवी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इस 13,000 के नीचे आऊंगा एनपीवी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरह से हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया। सेंसिटिविटी हमारी 9.26% है इन्वेस्टमेंट को लेके। इसका मतलब 9.26% तक मैक्सिमम हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो एनपीवी नेगेटिव शुरू हो जाएगी होना। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमने निकाला इन्वेस्टमेंट के लिए कि कितना इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा सकते हैं कि एनपीवी 0 हो जाए। अब सेकंड हम निकालेंगे सेंसिटिविटी फॉर, किसके लिए मांगा है क्वेश्चन में, सेंसिटिविटी फॉर टाइम। इसमें यह पूछा कि हम बताओ कितने टाइम तक हम डिस्काउंट करें हमारे प्रोजेक्ट को कि हमारी एनपीवी 0 हो जाए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हमारा जो पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला लगता था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, वो फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसे निकालेंगे। देखो कैसे, ईयर के बाद हमारा आएगा कैश इनफ्लो, उसके बाद हम निकालेंगे पीवी फैक्टर, देन प्रेजेंट वैल्यू, देन हम इसे कर देंगे क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 2 3 कितने सालों का प्रोजेक्ट है? वैसे क्वेश्चन में जो दिया वो 4 सालों का प्रोजेक्ट है। हम 4 सालों के लिए इसको डिस्काउंट करके देखते हैं। 4500, 4500, 4500 और 4000 ही 500। और पीवी फैक्टर हम निकालेंगे, कितने परसेंट पे था? डिस्काउंट रेट था 14%। अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, जो दी हुई क्वेश्चन है वही रहेगी, बस टाइम निकालना है। और अगर हम कोई दूसरी चीज निकालना है तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 114.877, सेकेंड ईयर के लिए 0.769, थर्ड ईयर के लिए 0.675 एंड फोर्थ ईयर के लिए 0.592। अब हम इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो 4500 इंटू 0.877, ये आएगा 3946.5। 4500 इंटू 0.769 अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालें तो 3460.50, और थर्ड ईयर के लिए निकालें तो 4500 इंटू 0.675, 3037.5। और अगर हम फोर्थ ईयर के लिए निकालें तो 4500 इंटू 0.592, 2664। अब हम इसका क्यूमुलेटिव करें तो 3946.5, तो 3946.5 प्लस 3460.5, ये आएगा 7407 प्लस 3037.5, ये आएगा 10,444.50 प्लस 2664, 13,108.50, 3946.5, 3460.5, 3037.5, 26664। यस, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सॉरी इधर इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी हमें चाहिए 0 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें कितना चाहिए कि इतना चाहिए हमें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के, इतना हमें चाहिए। तो अगर हमारी, मैं कह सकता हूं कि अगर हमारी आउटफ्लो 0 इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो, और आउटफ्लो हमें पता है, इधर माइनस ही लग लेते, माइनस 12,000, हमें पता है हमारा आउटफ्लो 12,000 है, तो हमें इनफ्लो कितना चाहिएगा, ये जाके प्लस हो जाएगा तो 12,000, मतलब जब हमारा इनफ्लो 12,000 हो जाएगा तो हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटफ्लो भी 12,000 है। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हमारा 0 होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? देखो 12,000 चाहिए, पहले साल नहीं हो रहा, दूसरे साल नहीं हो रहा, तीसरे साल नहीं हो रहा, तो चौथे साल, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा 12,000। देखो तो मैं निकाल सकता हूँ टाइम, मैं कहता हूँ पे बैक टाइम निकलेगा 3 इयर्स प्लस उसके बाद जो 2664 है, ये है 12 महीने के लिए,
12 डिवाइड बाई 2664, ये 2664 12 मंथ्स के लिए है। और हमें कितना चाहिए, टोटल हमें 12,000 चाहिए। और अभी तक हम कितना रिकवर कर चुके हैं, 10,000, 455.5। हमें 155.5 चाहिए, तो 155.5, तो ये निकल के आएगा 3 years एंड 12 डिवाइड बाई 2664 इंटू 155.5, ये निकल के आएगा 7.006। मैं कह सकता हूँ 7 मंथ्स, 3 years एंड 7 मंथ्स। तो इसको मैं ले सकता हूँ 3.7 डिवाइड बाई 12, 3.583 ईयर्स। तो अगर हम हमारे प्रोजेक्ट को 3.583 ईयर्स तक ही लेके चलें तो हमारी एनपीवी और जो हमारी एनपीवी वो 0 हो जाएगी, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। तो हमारी सेंसिटिविटी कितनी आएगी, सेंसिटिविटी मैं यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रहा हूँ सिंपल। पहले हमारी कितनी थी, 4 साल, 4 माइनस 3.583, ये आएगा। हमारा टाइम अब इतने से कम कर सकते हैं हम, 0.417 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 10.425, 10.425%। यस बिल्कुल ठीक है, 10.425%। हम हमारे प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो 10% से कम कर दें, 4 साल के बजाय हम इतना टाइम पे ले आए प्रोजेक्ट को, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखें, तो हमारी एनपीवी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा होगा सेंसिटिविटी टाइम के लिए। अब हम निकालेंगे सेंसिटिविटी फॉर कैश इनफ्लो, सेंसिटिविटी फॉर कैश इनफ्लो। हम कैश आउटफ्लो के लिए निकाल चुके, टाइम के लिए निकाल चुके, अब इनफ्लो के लिए। अब कितना हमारा कैश इनफ्लो हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए कि वो कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए, ताकि एनपीवी 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैश इनफ्लो के लिए ईयर, हमारे पास ईयर कौन सा है, ईयर। उसके बाद हम देखेंगे कैश इनफ्लो, ईयर के बाद कैश इनफ्लो, हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। या फिर अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं एक और। हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, ये प्रोसेस आपका लेंथी पड़ेगा, हम इसको एक बिल्कुल छोटे प्रोसेस से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर 4 ईयर्स। अब हम इनफ्लो को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो क्वेश्चन में दी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो 4 ईयर्स तो 4 ईयर्स ही रहेंगे। लेट करते हम कैश इनफ्लो इज इक्वल टू एक्स। तो x इंटू में हमें 4 सालों के लिए चाहिए, तो 4 सालों का हमें पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। कितने रेट पे, 14% पे। 14% रेट दिया हुआ है तो हमें उसका पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा 14% पे 4 सालों के लिए। 100 डिवाइड बाय 114, 100 डिवाइड बाय 114, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यह आएगा 2.9137, 2.9137। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैश इनफ्लो की 4 ईयर्स के लिए वो आएगी 2.9137x। और हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होना चाहिए, तभी एनपीवी 0 आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है 2.9137x और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितने थे, 12,000। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12,000 डिवाइड बाय 2.9137,
ये वैल्यू आएगी 4118.47। हम हर साल 4118.47 भी अगर अर्न करें प्रेजेंट वैल्यू पे तो हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी कितनी आएगी? सेंसिटिविटी आएगी, अभी हम अर्न कर रहे हैं हर साल 4500, अगर हम इसे 4118.47 पे ले आए तो हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 4500। उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कितना परसेंट ऊपर नीचे होगा। 4500 माइनस 4118.47 डिवाइड बाय 4500 मल्टीप्लाई बाय 100, 8.48%। 8.48%। अगर हमारा कैश इनफ्लो हर साल 8.48% से कम हो जाए तो एनपीवी हमारी जीरो हो जाएगी। अगर 8.48% से थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ गया तो हमारा एनपीवी नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम जितने भी निकाले हमने ये पॉइंट सारे आंसर, ये एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट है कि यहाँ पे आके हमारा एनपीवी जीरो है। अगर हमने रेट और बढ़ा दिया, 8 के बजाय 9 कर दिया तो एनपीवी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और 8 को हमने 7 कर दिया तो एनपीवी और बढ़ना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, वो जीरो से ऊपर बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालते थे क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन और उसको सेल्स और कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करके पीवी रेशियो निकाल के हम ब्रेक इवन निकालते थे, कुछ वैसा कंसेप्ट है। उसके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर डिस्काउंट रेट। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी वन लग सकता है, पर इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है ये। इसमें बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है बस। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम इसे। हमें चाहिए डिस्काउंट रेट, लेट करेंगे हमारी कैश इनफ्लो नहीं सॉरी, लेट करेंगे डिस्काउंट रेट। हम मान के चलते हमारा डिस्काउंट रेट x है, तो हमारे पास हर साल कितना कैश इनफ्लो आ रहा था? 4500 रुपये। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। अब हम डिस्काउंट रेट देख रहे हैं तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो कैश फ्लो आ रहा था हमारे पास 4500। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट रेट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स था 4 ईयर्स सॉरी 4 ईयर्स। जब हम 4500 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे 4 ईयर्स के लिए, डिस्काउंट रेट को 4 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और इसको 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और ये इक्वल टू होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो ये आ जाएगा 4500 इंटू, अगर हम x को कर दे 4, मतलब डिस्काउंट पीवी फैक्टर 4 ईयर्स के लिए ले, और इक्वल टू कर दे हमारे पास आउटफ्लो कितनी थी 12,000। तो मैं कह सकता हूँ x4 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाई 4,500। कितना आएगा ये? 12,000 डिवाइड बाई 4,500, 2.67। अब यहां से जो है मेन गेम स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। अभी तक आपने जितना भी ऊपर वाले 3 पॉइंट्स कवर किए सेंसिटिविटी के, ये बिल्कुल इजी थे, इसमें कुछ भी नहीं था। मेन जो है वो ये है। अब इसमें जो है आपको डिस्काउंट रेट निकालने में दिक्कत होगी। अगर किसी को लगता है कि वो डिस्काउंट रेट आराम से निकाल सकता है तो वो वीडियो पॉज करके और निकालने के एक बार ट्राई करे। मैं हिंट दे रहा हूँ, IRR निकालना है। जिसको IRR निकालना आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो इसको निकाल सकता है। अगर किसी को IRR निकालना आता है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करें इसको, वरना हम तो करेंगे। देखो, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, कोई ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिसका अगर मैं टोटल कर दूं 4 सालों के लिए, जैसे नहीं निकालते थे हम 10% का 0.909, 0.826, उनको हम टोटल करते थे तो हम मानते थे कि वो 2 साल 3 सालों का टोटल इतना है उसका पीवी फैक्टर का। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा कोई रेट चाहिए जिस रेट पे अगर हम डिस्काउंट करें उसे 4 सालों के लिए तो उसका जो टोटल है वो 2.67 के आसपास आए। और हमें ऐसी 2 वैल्यू चाहिए,
एक वैल्यू तो चाहिए हमें 2.67 से थोड़ी सी बड़ी, जो 2.67 के आसपास आती हो, और एक वैल्यू चाहिए हमें 2.67 से थोड़ी सी छोटी, जो 2.67 के आसपास हो पर उससे थोड़ी सी छोटी हो। दो वैल्यू हमें चाहिए यहाँ। देखो कैसे, अगर मैं इसे 10% पे डिस्काउंट करके देखूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है, देखूं। ये सारा आप करेंगे रफ वर्क में, याद रखिए ये है रफ वर्क, ये रफ वर्क है। पीवी फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 4 ईयर्स। अगर मैं 4 ईयर्स के लिए निकाल के देखूं तो क्या आता है, 10% पे। आप कुछ भी रेट ले सकते हो, 10%, 8%, 7%, 20%, कुछ भी ले सकते हो। मेरे को लगा कि 10% से ट्राई करते हैं एक बार। तो 100 डिवाइड बाई 110, टोटल 100 डिवाइड बाई 110 सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए टोटल आएगा 3.169, 3.170 आएगा, 69 ने 70 लगा लीजिए इसे, 13 पॉइंट, तो 3.1, ये तो 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब 10% पे इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, 2 से तो बहुत बड़ा ही है। और अगर मुझे इसको कम करना है, इसको कम करना है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं रेट बढ़ाता हूँ तो ये कम आएगा, और अगर मैं रेट को घटाता हूँ तो ये बढ़ाएगा, याद रखिए। अब मुझे इसको इसके आसपास लाना है, तो मुझे इसको कम करना है, इसको कम करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं इसे कितने पे लूँ, तो मैं अब इसे लेता हूँ पीवी फैक्टर 15% पे लेके देखते हैं, 15% फॉर 4 ईयर्स, 15% पे लगाते हैं। आपको बस प्रैक्टिस की दे रहा है, एक दो बार इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको फिर 5 से 10 मिनट ही लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 100 डिवाइड बाई 115, 100 डिवाइड बाई 115 सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए एंड फोर्थ ईयर के लिए 2.855, 2.855। ये तो अभी भी 2.67 से दूर है, तो इसको और गिराना पड़ेगा, तो मैं पीवी फैक्टर लेता हूँ 15 हो गया, 16, 17, इसको लेते हैं हम 18% पे। अब 18% फॉर 4 ईयर्स, 18% पे लेके देखते हैं इसे 4 साल के लिए। 100 डिवाइड बाई 118, 100 डिवाइड बाई 118 फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यह आएगा 2.69। वाह, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये देखो 2.67 और 2.69 बिल्कुल आसपास आ रहे हैं। एक तो 18% मिल गया हमें, ठीक है। मैंने आपसे दो वैल्यू मांगी है, दो वैल्यू कहा था, एक तो इसके थोड़ा सा आसपास हो फिर से थोड़ा सा बड़ा हो, ये मिल गया हमें 2.69 बिल्कुल इसके आसपास और थोड़ा सा बड़ा है। अब हमें चाहिए 2.67 से कोई थोड़ा सा जो छोटा हो, बिल्कुल छोटा, 2.63, 64, 65, 66, बस 2.67 से नीचे हो, ठीक है। हमें इसका एक नीचे वाला वैल्यू और चाहिए। वेट सेकंड, वेट सेकंड, हमें चाहिए इसके एक नीचे वाली वैल्यू जो इसके बिल्कुल आसपास आती हो पर इससे थोड़ी सी छोटी हो। अगर मुझे इसे कम करना है तो इस रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे सिर्फ ज़्यादा कम नहीं करना, थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसे 19% पे कर देता हूँ। पीवी फैक्टर एट द रेट 19% फॉर 4 ईयर्स। अगर किसी को ये सोल्व करने का और शॉर्टकट पता है तो वो यूज़ कर लेना, मेरे को तो यही शॉर्टकट पता है, मुझे तो ऐसे ही पता है इसको सोल्व करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे ही सोल्व करके दिखा रहा हूँ। बाकी किसी और के पास कोई और आइडिया है इसे सोल्व करने का तो वो उस तरह से सोल्व कर सकता है। 100 डिवाइड बाई 119, 100 डिवाइड बाई 119 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यह आएगा 2.638, 2.6385, 2.63 में से 9 कर देता हूँ, 2.639, 2.639 बिल्कुल ठीक है। 2.67 से छोटा है और उसके आसपास भी है, 2.67 के आसपास भी है और इससे छोटा है। एक वैल्यू तो हमें चाहिए थी इसके आसपास की पर थोड़ी बड़ी, और एक वैल्यू चाहिए इसके आसपास की पर इससे छोटी,
छोटी वाली ये रही, बड़ी वाली ये रही। बस अब कुछ नहीं करना। अब हमें एक बार इसे 18% पे एनपीवी निकालनी है और एक बार 19% पे इसकी एनपीवी निकालनी है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, हम यहां लिखेंगे ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 18%। हम इतना बड़ा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेट हो जाता, सिंपल। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। पीवी ऑफ इनफ्लो एट द रेट ऑफ 18%। 18% पे कितना निकलेगा, हमने सिंपल निकाल तो रखा था 4500 हर साल का आता है, और 18% पे 18% पे था 2.690, 2.690 तो आएगा 4500 इंटू में 2.690, 12,105। और अगर इसकी एनपीवी निकालूं तो 12,105 में से 12,000 हटा देंगे हम, क्योंकि आउटफ्लो उतना था, तो 105। ठीक है, हमारे पास 1 ही आई। अब हम निकालेंगे पीवी ऑफ इनफ्लो एट द रेट ऑफ 19%। अब हम निकालेंगे 19% पे, तो 4,500 और 19% पे कितना है टोटल, 19% पे 2.639, तो 4,500 इंटू 2.639, 11,875, 11,875.50। और इसकी एनपीवी आएगी नेगेटिव, और हमें एक एनपीवी नेगेटिव चाहिए थी और एक एनपीवी हमें पॉजिटिव चाहिए थी, इसलिए मैंने एक वैल्यू नीचे ली थी। इसमें से माइनस करेंगे 12,000, 124.5, 124.5 नेगेटिव की। बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व है। अब आपको बस आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है, तो आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट हायर रेट, सॉरी लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट। अब यहां पे आएगा एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू में हायर रेट माइनस लोअर रेट। हमें निकालना है आईआरआर। लोअर रेट कितना लिया था हमने, 18%। एनपीवी कितना है लोअर रेट पे, 105। एनपीवी लोअर रेट पे 105 माइनस एनपीवी हायर रेट पे कितने, 124.5 माइनस की, तो ये माइनस है, इसके साथ माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 124.50, और इन दोनों का डिफरेंस हायर 19 माइनस 18। बस अब इसे सोल्व कर लीजिए। आई आर आर इज इक्वल टू 18 प्लस 105 प्लस 124.5, ये निकल के आया 229.5। इन दोनों का टोटल मैं लिखे देता हूँ, 105 डिवाइड बाई 229.5 इंटू 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो जो आईआरआर निकल के आएगा वो आपका आएगा 105 डिवाइड बाई 229.5 मल्टीप्लाई 1, इसे मल्टीप्लाई 1 प्लस 18, 18.4575, 18.458 कर देते हैं, 18.458%। अगर हम हमारा डिस्काउंट रेट 18.458% रखें तो हमारी एनपीवी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी थी रेट के लिए। अगर आप परसेंटेज चेंज निकालना चाहो तो परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी, तो परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी कितनी आएगी, 18.458, और पहले कितनी थी 14%, और डिवाइड बाय 14, 14% से कितनी चेंज हुई है।
तो 18.458 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 100, 31.84%। मतलब मैं मेरा रेट 31.84% से बढ़ा दूं, 14% में 31.84% जोड़ दूं तो मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी। बस ये था आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपके स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के जैसा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा पॉज करके, और कंसेप्ट को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन का जो कंसेप्ट है, वो हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हमने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट देख लिया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट देख लिया, स्टैंडर्ड एविएशन देखना है, और सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने देख लिया। ये 4 कंसेप्ट है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग में। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका कोई दोस्त CSC या CMA में, और उसको अगर ये एप्लीकेबल है, CMA फाइनल में तो एप्लीकेबल है, तो उनको जो है ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यही एक चैप्टर जो है रिस्क एनालिसिस, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में CMA फाइनल में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।